हेलो जी, क्या हाल चाल है भाई। पार्ट 3 कर रहे हैं हम लोग। आंसर की दिसंबर 2025 CSIR नेट लाइफ साइंस का पेपर था और ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जिनके सॉल्यूशंस को हम लोग कर रहे हैं आई फ्लाई के सेफ तरीके से, मतलब शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। पहला क्वेश्चन जो यहाँ है हमारे पास, ये नाइट्रोजन साइकिल की प्रोसेस है और उस किस प्रोसेस में कौन सी पाथवेज होती हैं उनकी बात की गई है। जैसे कि अमोनिफिकेशन है, नाइट्रिफिकेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है और डी नाइट्रिफिकेशन भी है। देखिए, ये एक डायग्राम ऐसा है कि भाई चिपका लो इसे अपने कमरे के अंदर, पूरा पी जाओ इस डायग्राम को, क्योंकि इस अकेले डायग्राम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी हैं और नाइट्रोजन साइकिल के सभी पाथवे के नाम भी हैं। जैसे जब कभी N2 ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जब कभी अमोनिया में टूटेगा वापस, तो इसे बोलेंगे हम लोग अमोनिफिकेशन। हालांकि इसे डिस्टिमुलेशन और मिनरलाइजेशन भी कहा जाता है। सिमिलरली जब ये अमोनिया कन्वर्ट होता है NO2 में, तो इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ऐसे ही NO2 जब कभी NO3 में कन्वर्ट होगा तो उसे भी नाइट्रिफिकेशन ही कहा जाता है। NO3 जब कभी कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में, तो इसे हम असिमुलेशन नाइट्रोजन रिडक्शन कहते हैं। और ऐसे ही एक एनामॉक्स रिडक्शन भी है जहां पर NO2 और अमोनिया N2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर सवाल पूछा गया कि भाई कौन सी पाथवे में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, तब भी ये डायग्राम काम आएगा। और अभी जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा था, तो वहां भी यही डायग्राम काम आने वाला है। देख लेते हैं। अमोनिफिकेशन था कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। नाइट्रिफिकेशन है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट एंड नाइट्रेट। नाइट्रोजन फिक्सेशन तो सबको पता है भाई, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। और डी नाइट्रिफिकेशन जो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन। यहाँ पे हम लोगों ने मैच करके आपको दे दिए हैं ताकि आसानी से काम हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज एनालोगस एंड नॉट होमोलोगस। अब एनालोगस और होमोलोगस में फर्क क्या होता है। देखिए, होमोलोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन एक ही तरह के ऑर्गन से हुआ हो एम्ब्रियन डेवलपमेंट के दौरान। मतलब जिस पार्ट से हमारा हाथ बना है उसी पार्ट से उसका पंजा बनाओ। हो सकता है वो दोनों फंक्शन सेम हो, या फिर हो सकता है वो दोनों जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग फंक्शन निभाते हो। जबकि एनालॉग वो होते हैं जो सेम फंक्शन करने वाले लेकिन डिफरेंट ओरिजिन के हैं। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है ट्यूबर ऑफ पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा और थॉर्न ऑफ बोगनविलिया। ह्यूमन की आर्म है, वेल का फ्लिपर है, वेल का फ्लिपर है, और फिन्स ऑफ फिश है। तो बारी बारी से इन सभी चीज़ों को देख लेते हैं। देखिए, पोटैटो का ट्यूबर जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, स्वीट पोटैटो जो है वो रूट है। काम तो दोनों का सेम है, यानी कि स्टोरेज, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, तो ये अनालोग हैं, होमोलोग नहीं है। टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा एंड थॉर्न ऑफ बोगनविलिया, ये दोनों के दोनों मॉडिफाइड स्टेम्स हैं, तो ये होमोलोग हुए, लेकिन अगेन काम सेम नहीं है इनका। कुकुरबिटा के जो ये टेंड्रिल है ये पकड़ने के काम करता है, तो थॉर्न जो है बचाने के लिए। ह्यूमन की आर्म और वेल का फ्लिपर, ये दोनों सेम बेसिक स्केलेटल स्ट्रक्चर शो करते हैं और ये होमोलोग में आते हैं। वेल का फ्लिपर और फिन ऑफ फिश, इनका फंक्शन तो सेम है, स्विम करना, लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है, तो ये एनालॉग कैटेगरी में आ गए। अब क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कि भाई हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो एनालॉग हैं, तो यहाँ दो आंसर है मेरे पास, आंसर नंबर 1 और आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जो पहला वाला हार्मोन का सेट है LH और FSH, ये इंक्रीज करते हैं। तो LH और FSH आर सप्रेस ड्यू टू हाई एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये बढ़ते नहीं है, घटते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इंक्रीज होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटल हार्मोन्स और मैटरनल अडाप्टेशंस ये इस हार्मोन के लेवल को बढ़ाते हैं ताकि प्रेगनेंसी सस्टेन हो सके। एल्डोस्टेरोन डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं है, जबकि ये इंक्रीज करता है ताकि सोडियम और वाटर का बैलेंस बना रहे। और थायरोक्सिन डिक्रीज करता है, नहीं, ये भी बढ़ता है क्योंकि फ्री TH4 रिमेन्स नॉर्मल। तो भाई कुल मिलाकर जो हमारा इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर जीनोटिपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल, और हमें जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज निकालनी थी सबकी। सिंपल कैलकुलेशन थी, बहुत बेसिक। देखिए, जब भी आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विद दैट जीनोटाइप और टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन आपकी 1000 की है और कैपिटल ए वाले थे 400, तो फ्रीक्वेंसी निकल के आई 0.4। AB जो हेट्रोजाइगोट थे उनकी फ्रीक्वेंसी आ गई 0.4, और जो आपके BB वाले होमोजाइगस थे इनकी फ्रीक्वेंसी निकल गई 0.2। तो 0.4, 0.4 एंड 0.2 ये थी इनकी फ्रीक्वेंसीज।
ओके, अब ये क्वेश्चन है, एक माउस स्ट्रेन को लेकर के ग्राफ्ट की बात कर रहे हैं और टॉलरेंट या फिर एक्सेप्ट वाली कहानी की बात चल रही है। तो देखिए, जब भी कभी हम लोग ग्राफ्ट रिजेक्शंस की बात करेंगे तो इमीडिएटली आपको सोचना शुरू करना है एमएससी मॉलिक्यूल्स के मामले में। और कुछ बातें आपको याद रखनी है जबकि कभी क्रॉसेस की बात की जाएगी, कि जो भी F1 हाइब्रिड होगा उसमें दोनों ही पेरेंट के एमएससी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। देखिए, एमएससी मॉलिक्यूल्स में खास बात ये होती है कि ये को डोमिनेंस टाइप का होता है। अगर यहाँ दो डिफरेंट पेरेंट्स की दो डिफरेंट अलील एमएससी की मौजूद है, दोनों ही एक्सप्रेस करती हैं सेल के अंदर। एंटीबॉडी और टीसीआर में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एलिटिक एक्सक्लूजन देखने को मिलता है। अब दूसरी बात आपको याद रखनी है कि F1 जो है, क्योंकि उसके पास दोनों पेरेंट की एमएससी अलील्स हैं, तो दोनों ही एमएससी उसकी सेल्स पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर उसके पेरेंट्स, किसी भी पेरेंट से उसे ग्राफ दिया जाए F1 को, तो वो टॉलरेंट ही रहेगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पेरेंट के पास क्योंकि केवल अपने ही टाइप के एमएससी हैं, तो वो दूसरे पेरेंट के एमएससी को नहीं पहचानेंगे। इसलिए एक पेरेंट का दूसरे पेरेंट में रिजेक्शन पक्का है। और ऐसे ही अगर F1 का भी टिश्यू दिया जाए किसी भी पेरेंट को, तो वहाँ भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि असल में F1 के पास दोनों पेरेंट के हैं। तो जो सेल्फ वाली जीन है उन्हें तो पहचान लेंगे वो, लेकिन जो दूसरे पेरेंट के एक्सप्रेस कर रहे हैं एमएससी, उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन है कि आपके पास दो माउस के स्ट्रेन है, एक है P1, उसे क्रॉस कराया गया P2 से। P1 जो है वो स्ट्रेन है H2KB, मतलब ये जीनोटिपिकली डिफरेंट टाइप का, इसके पास डिफरेंट अलील्स हैं। और ये है C2B। तो जब मैं इससे F1 बनाऊंगा तो उसके पास F1 में दोनों ही अलील्स पहुंचेंगी, H2KB की भी और C2B की। तो इसकी सेल्स के ऊपर जो एमएससी प्रेजेंट होंगे वो पेरेंटल P1 टाइप के भी हैं और P2 टाइप के भी हैं। ये है F1 की कहानी। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनमें तो केवल अपने अपने टाइप के एमएससी मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं ग्राफ दे रहा हूं P1 का P2 में, मतलब इसका इसमें दे रहा हूं, तो P1 की सेल्स के ऊपर लगे हुए एमएससी को P2 का जीनोम नहीं पहचानेगा, उसका इम्यून सिस्टम नहीं पहचानेगा, तो ये रिजेक्ट कर जाएगा। सिमिलरली अगर मैं P2 के ग्राफ्ट को P1 में डालूं रिवर्स, तो सेम उसी प्रिंसिपल पर P2 के ग्राफ्ट पर लगे हुए एमएससी को P1 का इम्यून सिस्टम नहीं पहचानने वाला। अगर मैं F1 का F1 में डालूं, मतलब इसी का इसी में डालूं, तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये उसे अपना लेंगे, क्योंकि दोनों में दोनों ही पेरेंट के जीनोम है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो टॉलरेंट की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन कुछ स्लाइट पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि अलील अलग अलग टाइप की हो, तो कोई सी अलील ऐसी हो जो एक्सप्रेस ना कर रही हो, तब उस केस में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली दो F1 के जो ऑर्गेनिज्म है वो जेनेटिकली टोटल आइडेंटिकल तो होते नहीं है। अब अगर मैं ग्राफ्ट P1 इंटू F1, मैं P1 से ग्राफ्ट लेकर के इसमें डाल रहा हूँ F1 के अंदर, तो जो P1 वाले एमएससी के मॉलिक्यूल हैं वो तो खुद F1 के पास भी हैं, इसलिए वो उन्हें अपने की तरह ही पहचानेगा। अब ऑप्शंस को समराइज कर लीजिए, तो भाई ग्राफ्ट P1 इंटू P2 ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि एमएससी डिफरेंट है, रिजेक्शन होगा। ऑप्शन नंबर 2, ग्राफ्ट ऑफ P2 इंटू P1, यहाँ भी डिफरेंट एमएससी है, रिजेक्शन देखने को मिलेगा। थर्ड जो है ग्राफ्ट ऑफ F1 इंटू F1, तो सेम जीनोटाइप से एक्सेप्टेड होने चांस ज़्यादा हैं। और फोर्थ है P1 और F1, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, F1 हैज़ बोथ पेरेंटल एंटीजन, तो वो P1 को भी सेल्फ की तरह पहचानेगा और यहाँ पर एक्सेप्टेड होगा। तो दो ऑप्शन है, थर्ड एंड फोर्थ, लेकिन बेस्ट जो आंसर है इसका वो है फोर्थ वाला। एक क्वेश्चन और है मैच द फॉलोइंग को लेकर के, और यहाँ पर एक तरफ दे रखा है रोडोप्सिन, एसिटाइलकोलाइन, के पॉजिटिव, दूसरी तरफ है वोल्टेज गेटेड, लाइगैंड गेटेड और लाइट ड्रिवन। तो पॉसिबली ये बात कर रहे होंगे रिसेप्टर्स और वो किस तरीके के फंक्शन निभाते हैं। तो देखिए, जहाँ तक बात है रोडोप्सिन की, तो ये लाइट ड्रिवन रिसेप्टर है, रोडोप्सिन लाइट ड्रिवन है। एसिटाइलकोलाइन जो रिसेप्टर है ये देखिएगा, तो ये एक लाइगैंड गेटेड चैनल है, असल में लाइगैंड बाइंड करता है तो चैनल खुलता है। और के पॉजिटिव शायद चैनल की बात होगी, तो ये भाई असल में वोल्टेज गेटेड है। जब वोल्टेज आती है, मतलब एक्शन पोटेंशियल हमने देखा था कि जब चेंज होता है वोल्टेज का, तब ये चैनल खुलते हैं। एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन और भी था, जहाँ पे मैच द ईराज विद पीरियड्स थे, तो आपको ये टेबल याद होगा। देखिए, सबसे जो पहली वाली जो आपकी ईरा है ये है पेलेजोइक, इससे याद रखिए। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, यहाँ तक की कहानी इसी के अंदर है। जो मीजोजोइक है ये बीच वाली ईरा है, जहाँ डायनासोर बने, दुनिया में फैले और फिर क्रिटेशियस पीरियड में आके मारे गए। और सिनोजोइक ईरा वो है जो फिलहाल करंट चल रही है, और इसमें भी जो पीरियड है ये है क्वाटरनरी पीरियड, जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसी सिंपल से इन्फॉर्मेशन को लेकर के ये क्वेश्चन था। कैम्ब्रियन पीरियड ये चला गया आपके पेलेजोइक में, क्रिटेशियस पीरियड मीजोजोइक में,
ऑर्डोविशियन डीप पैलेओजोइक के लिए है और क्वाटरनरी आपके सीनोजोइक में। तो इसके करेक्ट मैच यही थे जो हमने अभी देखे। और ये जो टेबल है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इसमें से कोई ना कोई सवाल देखने को मिल जाता है। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एमएससी मॉलिक्यूल्स। एक है, अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड सेल कैन एक्सप्रेस मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एमएससी क्लास 1 ऑन इट्स सरफेस साइमल्टेनियसली। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि अगर एमएससी के अंदर सेल जो है, इसके अंदर दोनों पेरेंट के जीन मौजूद हैं P1 P2, तो दोनों ही टाइप के एमएससी बनते हैं इसके पास, M1 मतलब P1 और P2 दोनों ही टाइप के। तो यहाँ पे कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलील का एक्सप्रेस करना ईजी है। और दूसरा, HLA कई टाइप के होते हैं, मेजर हिस्टर कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1, और सभी टाइप के HLA एक ही सेल पे एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ट्रू है। देन स्टेटमेंट नंबर 2 जो है, एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटलेट्स। देखिए प्लेटलेट पर MSC1 मिल जाते हैं, ओके, लेकिन वहाँ बनते नहीं हैं, ये ध्यान रखिएगा। असल में प्लेटलेट जिस सेल से बनती है मेगाकैरियोसाइट, उसके अंदर MSC बनाने की एबिलिटी है, वहाँ न्यूक्लियस है, DNA, लेकिन फिर सेल जब प्लेटलेट बनती है तो सेल के टुकड़े टूट जाते हैं, और वो जो टुकड़े हैं उन्हीं को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो मेम्ब्रेन पर जो MSC लगे हुए हैं वो तो वहाँ अवेलेबल है, तो अगर उस सेंस में कहें तो हम ये भी ट्रू है। थर्ड है, MSC मॉलिक्यूल एग्जिबिट हायर डिग्री ऑफ स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी देन एंटीबॉडी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, MSC में इतनी डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलती। वहाँ जो VDJ वाली बात है, ठीक है, और सोमेटिक हाइपर म्यूटेशंस हाइपर वेरिएबल रीजन के अंदर, तो एंटीबॉडी में डाइवर्सिटी कहीं गुना ज़्यादा है एज कम्पेयर टू MSC मॉलिक्यूल्स के। तो यहाँ स्टेटमेंट मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ में। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ साइटोकाइनेसिस इज डिलेड और डैमेज्ड। तो देखिए अगर साइटोकाइनेसिस डिलेड हो रही है या डैमेज्ड हो रही है तो क्या हुआ हो सकता है। भाई देखिए, सबसे पहले एम फेस में क्रोमोसोम बीच में आके लगते हैं, जैसे आप मेटाफेस बोलते हो, फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेट करना शुरू करेंगे, कैरियोकाइनेसिस, और फिर सेल बटती है दो हिस्सों में। स्टेबलाइजेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन्स, अगर माइटोटिक साइक्लिन स्टेबलाइज रहे तो सेल एम फेस में अटक करके रहेगी, मेटाफेस से बाहर नहीं आने की। माइटोटिक साइक्लिन्स का डिग्रेड होना जरूरी है ताकि स्पिंडल डिग्रेड हो सके, और तब सेल एनाफेस टीलोफेस की तरफ जाएगी, और फिर बाद में साइटोकाइनेसिस। तो ये पहला स्टेटमेंट नंबर 1 जो है ये ट्रू है। अगर माइटोटिक साइक्लिन्स स्टेबल होंगे तो सेल साइटोकाइनेसिस नहीं करने वाली। स्टिमुलेशन ऑफ रो ए बाय सेंट्रल स्पिंडलिन, देखिए रो ए जो है ये वो प्रोटीन है जो अल्टीमेटली साइटोकाइनेसिस को इनिशिएट करता है। अगर रो ए स्टिमुलेट हो गया है तो साइटोकाइनेसिस होके रहेगी, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है। हम कह रहे हैं ना कि साइटोकाइनेसिस डिले हो रखी है, डैमेज्ड है। एक्टिवेशन ऑफ रो ए बाय रो जीईएफ, रो जीईएफ जो रो ए जीटीपी प्रोटीन है, जब वो जीडीपी के साथ बाउंड स्टेट में होता है तो उसे वापस जीटीपी में कन्वर्ट करने के लिए रो जीएफ चाहिए होता है, यानी कि रो ए को एक्टिवेट करने के लिए रो जीएफ। तो अगर ये एक्टिवेशन हो रहा है तो पक्का यहाँ भी साइटोकाइनेसिस होगी, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस रुकने वाली है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो ट्रू है और बाकी 2 स्टेटमेंट फॉल्स हैं। आई डोंट नो कि इसका 4th स्टेटमेंट था या फिर कुछ और कॉम्बिनेशन दिए गए थे, तो आप ज़्यादा जानते हो, इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग समझ लेना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि सल्फर अपटेक इन प्लांट्स, इसको लेकर के क्या कहानी है। देखिए जब भी कभी अपटेक की कहानी आएगी, अगर सल्फर की बात कर रहे हो तो लास्ट में आपको अमीनो एसिड मिलना चाहिए वो जो सल्फर कंटेनिंग हो, और अगर आप नाइट्रोजन की बात कर रहे हो तो लास्ट में वो अमीनो एसिड मिलना चाहिए जो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, जैसे ग्लूटामिन। अब कहानी कैसे कैसे जाती है, तो देखिए सल्फेट असोमिलेशन की पाथवे सिंप्लीफाई तरीके से, सबसे पहले सल्फेट जमीन से लिए जाते हैं, इन्हें सल्फाइट में रिड्यूस किया जाता है, फिर फर्दर रिड्यूस करते हैं सल्फाइड में, और फिर उसके बाद ऐसे सिस्टीन में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो जो ओरिजिनल आपके पहले स्टेप में दे रखा था वही है सही डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखिए, सल्फेट पहले कन्वर्ट होगा सल्फाइट में, सल्फाइड सल्फाइड में, और फिर सिस्टीन में, तब जाके वो प्लांट के अंदर इनकॉर्पोरेट होना शुरू होगा। एक क्वेश्चन ये भी आया था जहां पे पूछा गया था कि शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कब होगी। तो भाई शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है उसे लंबी रातें चाहिए होती हैं, लंबी रातें नहीं मिलेंगी तो वो काम नहीं करने वाला, मतलब फूल नहीं खिलने वाले। तो जो पॉइंट याद रखने हैं, लॉन्ग कंटिन्यूअस नाइट चाहिए फ्लावरिंग के लिए। अगर इंटरप्शन हो गया डार्क पीरियड का लाइट के साथ तो फिर फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। शॉर्ट डे अकेले काफ़ी नहीं होते, अनब्रोकन डार्कनेस जरूरी है, ये पॉइंट है। तो पहले वाले ऑप्शन में रात पूरी लंबी है, फ्लावर खिलेगा। अब दूसरे वाले ऑप्शन में बीच में लाइट दिखा दी गई है, नो फ्लावरिंग, यहां भी लाइट दिखा दी गई है, नो फ्लावरिंग, और यहां भी 2 बार लाइट दिखा दी गई है, तो नो फ्लावरिंग। तो फर्स्ट ऑप्शन में 12th क्लास से करते हुए आ रहे हैं इन क्वेश्चनों को हम लोग, अगर तुम्हें याद हो तो।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिमूव्ड। हमें मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल की लंबाई बढ़ानी है लेकिन ट्रांसलेशन करते हुए। तो देखिए साहब, कैप होता है, स्टार्ट कोडन होता है, स्टॉप कोडन होता है, फिर पॉली ए की टेल है। और राइबोसोम ने आके पढ़ना शुरू कर दिया तो राइबोसोम तो स्टॉप पाके रुक जाता है। तो राइबोसोम के हिसाब से जो लंबाई है वो स्टार्ट से स्टॉप के बीच में है। अब अगर मुझे इस आरएनए की लंबाई बढ़ानी है तो आप स्टॉप कोडन को उड़ा दो। इसे उड़ा दोगे तो राइबोसोम आगे तक पढ़ता हुआ निकल जाएगा जहां तक कि ए की टेल है। तो अब वो लंबे आरएनए को पढ़ रहा है, यानी कि इसका जो आंसर है वो है स्टॉप कोडन को हटाना। इसे हटा देंगे तो मैसेंजर आरएनए की लेंथ ज़्यादा मिल गई अब राइबोसोम को ट्रांसलेट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हैमिल्टन रूल का, आर बी इज ग्रेटर देन सी, एक्सप्लेन अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर। तो कंसिडर अ हनी बी कॉलोनी वेयर द क्वीन प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग एंड द वर्कर्स डू नॉट प्रोड्यूस। हाउएवर, नाउ that a worker produce 2 offspring of her own, help raise 3 offspring of the queen. Will altruistic behavior still be favored according to the Hamilton rule? तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कैलकुलेशन करनी होगी हमें। तो देखिए हैमिल्टन रूल क्या कहता है, आर बी इज ग्रेटर देन सी, तब ये रूल अप्लाई होता है। अब रिलेटेडनेस ऑफ द वर्कर टू हर ऑन ऑफस्प्रिंग, ये हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम है। तो हैप्लोडिप्लॉइड सिस्टम में वर्कर का अपने बच्चे के साथ जो जेनेटिक रिलेटेडनेस होगी वो 0.5 है। और इसी सिस्टम में वर्कर की क्वीन के ऑफस्प्रिंग के साथ जो रिलेशन होगा, जब हम सिस्टर्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने हर जिक्र किया था वर्कर के लिए, तो ये 0.75 होते हैं। ये वैल्यू हमें याद रखनी होती है। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग निकालेंगे रिलेशंस के लिए। वर्कर ने 2 बच्चे पैदा किए, जेनेटिक रिलेटेडनेस है 0.2, तो जो सी है वो है 1। अगर उसे अपने बच्चे खोने हुए तो जो खतरा है, जो नुकसान है वो है 1। अब आर बी जो है, इसने 3 बच्चे पैदा कर रहा है क्वीन के, जिनके रिलेटेडनेस है 0.75, तो आर बी की जो वैल्यू है वो है 2.25। अब इन वैल्यूज़ को हम क्वेश्चन में अपने रखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आर बी जो है 2.25 है, सी इज इक्वल टू 1 है। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो कहती है आर बी की वैल्यू बड़ी है एज कम्पेयर टू सी के, तो ऐसे केस में क्या होगा, अल्ट्रुस्टिक बिहेवियर दिखाया जाएगा। तो ऑप्शन जो दिए गए थे हमें, आर बी की 3.25 वैल्यू थी, आर बी की 3.35 वैल्यू थी, तो ये गलत हो गई। ये हैप्लोइड होते हैं, ऐसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस वाला जो आंसर था, बिकॉज वर्कर्स आर मोर रिलेटेड टू द क्वींस ऑफस्प्रिंग, जो हमने अभी देखा कि आर बी का जो रिलेशन है रिलेटेडनेस का वो ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू नुकसान के। अब क्वेश्चन है, स्पीशीज ऑफ रोडोडेंड्रोन अकर्स ऑन आइसोलेटेड माउंटेन टॉप्स फॉलोइंग विच आर द फॉलोइंग इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। रोडोडेंड्रियन भाई हमारे यहाँ भी पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उत्तरांचल में मैंने कई जगह देखा है, हाई एल्टीट्यूड पर, बुराश के नाम से भी हम इसे जानते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ की लोकेलिटी के लिए। पिंक कलर के फ्लावर आते हैं और जब फूल आते हैं तो भाई पेड़ पूरा फूलों से लग जाता है। ये केवल हाई एल्टीट्यूड पाया जाएगा, नीचे नहीं मिलता ये, मतलब पहाड़ों पर केवल ऊपर के एरिया में, बहुत ऊपर भी नहीं, जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है उससे नीचे, और जहाँ पे गर्मी पड़ती है उससे ऊपर। अब ये कह रहे हैं कि ये स्पीशीज़ केवल आइसोलेटेड माउंटेन टॉप पर पाई जा रही हैं, तो ये कौन सी थ्योरी के साथ जा रही हैं। ऑप्शन नंबर ए है थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। देखिए ये थ्योरी क्या कहती है कि समुद्र में आइलैंड है, एक वहाँ पर कुछ पेड़ पौधे उग रहे हैं, और दूर कहीं दूसरा आइलैंड है और ये उस आइलैंड तक पेड़ पौधों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, तो ये आइसोलेटेड है जोग्राफिकली। तो वो बात है भी यहाँ पे कि भाई ये एक तरीके से मान लो कि आसमान में समुद्र है और समुद्र में ये आइलैंड्स हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ही ग्रो करते हैं, नीचे आके ग्रो नहीं करने के, तो आपस में कोई कनेक्टिविटी नहीं है इन बायोम्स की। दूसरा है नोह का आर्क हाइपोथेसिस। तो मैं याद हो तो बाइबल की कहानियों में भी है, कुरान में भी है, और हिब्रू की जो बाइबल है उसके अंदर भी दे रखा है, जेनेसिस में, बुक ऑफ जेनेसिस। एक कहानी है कि भाई भगवान को गुस्सा आ गया इंसानों के ऊपर और उसने कहा कि मैं सारी दुनिया को डुबो के मार दूंगा। तो नोह को उसने कहा कि एक बड़ी सी नाव बनाओ और उसमें अपने परिवार के बच्चे रखो और सभी स्पीशीज़ के एक एक जोड़ा एनिमल्स का। तो 40 दिन 40 रात भयानक बारिश पड़ी, दुनिया डूब गई। जो उसकी नाव पर सवार थे केवल वो बचे रह गए, और फिर उसके बाद जब पानी चला गया वापस, तो इन्हीं नाव से उतरे हुए लोगों ने दुनिया वापस पॉपुलेट करी। तो कहानी का सार क्या भाई, मास एक्सटिंक्शन से जो बचा वो हाई फ्रीक्वेंसी में उस जगह पर दिखाई देगा, या कह दीजिए केवल वही दिखाई देगा उस जगह पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ ऐसा तो नहीं है ना कि मास एक्सटिंक्शन का जिक्र किया गया है,
यहाँ तो केवल ये जोग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज हैं जहाँ ये मौजूद हैं, तो ये नो वाली थ्योरी तो गलत बैठती है, फॉल्स। न्यूट्रल थ्योरी ऑफ बायोडायवर्सिटी भी नेचुरल सिलेक्शंस और रैंडमनेस के ऊपर टिकी हुई है। अगेन यहाँ नेचुरल सिलेक्शन रैंडमनेस की बात नहीं चल रही, केवल ये जोग्राफिकल आइसोलेटेड एरिया है। तो कुल मिलाकर के जो आंसर है वो केवल पहली वाली है, थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजोग्राफी अप्लाई कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 ए। सारी बातें मैंने यहाँ दे भी दी हैं आपको। जो पहली वाली थ्योरी है, आइसोलेटेड माउंटेन टॉप्स एक्ट लाइक आइलैंड सराउंडेड बाय अनसुटेबल लोलैंड हैबिटेट, स्पीशीज रिचनेस डिपेंड ऑन द आइसोलेशन एंड द एरियाज, तो एप्लीकेबल हो गई है। नो आर्क हाइपोथेसिस जो है ये सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इन रेफ्यूज ड्यूरिंग मास एक्सटिंक्शन पर डिपेंड करती है, ये इस बात को डिफाइन कर रही होती है, ये आइसोलेशन हैबिटेट की बात नहीं कर रही होती, तो ये एप्लीकेबल नहीं है। न्यूट्रल थ्योरी फोकस करती है स्पीशीज इक्विवेलेंस के ऊपर, रैंडम ड्रिफ्ट के ऊपर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन पर नहीं, तो इसलिए ये भी एप्लीकेबल नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सेल्स डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द रिमूवल ऑफ पैरासिटिक वर्म्स। देखिए एसिनोफिल, मेसोफिल और मास्ट सेल में कुछ चीज़ कॉमन है, ये सब के सब ग्रेन्यूल्स वाली सेल्स हैं और डीग्रेनुलेशन करके ऑर्गेनिज्म को मारती हैं। तो जनरली होता क्या है कि जब भी कभी हेलमिंथ हमारी बॉडी के अंदर आएगा तो उसे पहचान करके टी हेल्पर सेल और बी सेल्स एंटीबॉडी बना लेंगी, और वो एंटीबॉडी हैं आईजीई टाइप के। आईजी जाके बाइंड करते हैं उसके ऊपर, और फिर आईजीई से बाइंड करेगा एसिनोफिल और जो आपकी बाकी सेल्स थी जैसे कि मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स भी, ये अल्टीमेटली आकर के इसे पहचानेंगे और यहीं पर अपना डिग्रेनुलेशन कर देंगे, ऐसे केमिकल छोड़ेंगे जिससे सारी की सारी सेल मारी जाए हेलमिंथ के जो कीड़े होते हैं। तो एसिनोफिल्स प्ले अ मेजर रोल इन किलिंग पैरासिटिक वर्म्स वाया आईजीई मीडिएटेड साइटोसिस। बेसोफिल जो है involves in TH2 response and IgE mediated immunity against helminth. Mast cell important for expelling parasite through inflammation and smooth muscle contraction. NK सेल जो हैं ये ट्रिगर करते हैं वायरस इन्फेक्टेड और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट। आमतौर पर ये लार्ज एक्स्ट्रासेलुलर पैरासाइट्स के अगेंस्ट असर नहीं दिखाते, तो जो यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है वो है नेचुरल सेल। क्वेश्चन नंबर 7 है, एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन। क्लासिकल बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल, एक सिंपल सी लाइन है, हमेशा पढ़ते हैं हम लोग एमएससी में। एमएससी क्लास 1 मॉलिक्यूल सभी न्यूक्लियोटाइड सेल पर पाए जाएंगे, जितने भी हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस वाली सेल्स हैं। और एमएससी क्लास 2 ये केवल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर मिलते हैं। तो असल में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर एमएससी 1 भी मिलता है और एमएससी 2 भी मिलता है, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी तो इस कैटेगरी में आ गई ना, न्यूक्लियोटाइड सेल्स के अंदर। प्लेटलेट पर भी मिल जाते हैं हमें, लेकिन प्लेटलेट बनाने की एबिलिटी नहीं है, तो प्लेटलेट ओनली वाली कहानी से काम नहीं चलेगा। कुछ याद है तुम्हें एमएससी 3 कहाँ मिलते हैं? एमएससी क्लास 3 सोचना पड़ गए। एमएससी क्लास 3 असल में कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये सरफेस पर नहीं पाए जाते, ये सोल्यूबल है सीरम के अंदर। कॉम्प्लीमेंट वाली बात तो तुमने पढ़ रखी होंगी। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 8 की। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस डिफर फ्रॉम ऑर्गेनोजेनेसिस प्राइमरली बिकॉज सोमेटिक एम्ब्रियोज। देखिए साहब, अगर आप सोमेटिक एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एम्ब्रियो के पास 2 पार्ट चाहिए, एक वो जो रूट बनाएगा और एक वो जो शूट बनाएगा। तो बाइपोलरिटी दिखनी चाहिए मुझे शूट और रूट के लिए, जबकि जो ऑर्गेनोजेनेसिस होता है उस समय केवल लीफ क्रिएट कर रहा हूँ, मैं रूट क्रिएट ही नहीं कर रहा, तो वहाँ मुझे मोनोपोलरिटी से मेरा काम चल जाएगा। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोड्यूसेस एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर्स विद बोथ रूट एंड शूट पोल्स, इसे हम बाइपोलर कहते हैं। ये जाइगोटिक एम्ब्रियो जैसे होते हैं। ऑर्गेनोजेनेसिस यूजुअली फॉर्म्स यूनिपोलर स्ट्रक्चर, जैसे कि या तो शूट या फिर रूट। तो इसलिए हमारे पास जो पहला वाला ऑप्शन है वो सही है, बाकी सारे ऑप्शन फिट नहीं बैठते इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, मैच द ड्रोसोफिला सेगमेंटेशन जीन्स विद देयर फंक्शनल कैटेगरीज। हैजहॉग दे रखा है, हंचबैक दे रखा है, फुशी तराजू दे रखा है और इवन स्किप दे रखा है। और कैटेगरीज जो हैं वह सेगमेंटेड पोलरिटी जीन, गैप जीन्स हैं, पेयर रूल जीन्स हैं, और ये भी पेयर रूल जीन दे रखी है। तो देखिए कई तरह की जीन्स हमने कैटेगराइज कर रखी हैं और फिर उनके एग्जांपल्स होते हैं। जैसे कि सेगमेंटेड पोलरिटी जीन्स जो होती हैं ये एंटीरियर पोस्टीरियर पोलरिटी दिखा रही होती हैं हर सेगमेंट का, और इसका एग्जाम्पल है हैजहॉग। सिमिलरली जो आपकी गैप जीन्स हैं ये ब्रॉड रीजन्स वाली जीन्स दिखाती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हंचबैक। पेयर रूल जीन्स जो हैं ये डिफाइंड अल्टरनेट सेगमेंट्स डिफाइन करती हैं, और एग्जाम्पल है आपका इसका फुशी तराजू और इवन स्किप जीन्स। तो मैच करने पर आपको A1, B का 2, C का 3 और D का 3 ये मिल जाएगा। आई फ्लाई की क्लासेस के अंदर हम लोग बहुत एक्यूरेटली टू द पॉइंट बातें करते हैं, इन डेप्थ। ये अगर आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपकी फाउंडेशन ठीक नहीं है, तो वो भी हम लोग ठीक कर देते हैं। ये मान के चलिए कि जब स्टूडेंट हम लोग के पास आते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसके पास बैकग्राउंड नहीं है, हमें ही सब कुछ देना है। तो हम स्टूडेंट्स को गेट, CSIR नेट, DBT, ICMR
गेट भी, एमएससी एंट्रेंस, सीयूटी पीजी, इन तरह के तमाम एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। प्योर फाउंडेशन से स्टार्ट करके उन्हें एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं ताकि वो अपने पेपर को प्रॉपरली कर सकें। आई फ्लाई को ज्वाइन करने का रास्ता बड़ा सिंपल सा होता है। आप व्हाट्सअप करते हैं मुझे 9013902981 पर, हम लोग कॉल करेंगे, कोर्सेज के डिटेल समझाएंगे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा एंड देन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो कि ऑनलाइन मोड में होती हैं। यहाँ रिकॉर्डेड लेक्चर भी हैं तो लाइव क्लासेस भी हैं। आई फ्लाई के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए आप गूगल भी कर सकते हैं #iFlyNetGate, और आई फ्लाई ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस सीरीज के। तब तक के लिए बाय बाय।